हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी सीजीएल 2025 के होंगे, एडुक्विटी पैटर्न पे बेस्ड होंगे ना। आपको क्या करना है, सिनोनिम चूज करना है। द वर्ड इज परफिडियस। परफिडियस का मतलब क्या होता है? परफिडियस, ऑप्शंस देखो, ऑनेस्ट, फेथफुल, ट्रेचरस एंड लॉयल। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। अब अगर आपको परफिडियस का मतलब नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं? देखिए, ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल, ये तीनों पॉजिटिव मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, राइट? और ट्रेचरस जो है, इसका एक अकेला है जो नेगेटिव मीनिंग है ना। ट्रेचरस, ट्रेटरस, डिसीटफुल, है ना, धोखेबाज जैसे हम कह सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्यों? ये ऑड वन आउट है। अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो परफिडियस का मतलब भी होता है कोई ऐसा इंसान जो ट्रेटरस है, धोखेबाज है, डिसीटफुल है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेचरस, दिस इज योर राइट आंसर। ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल, ये तो हो गया कि कोई ऐसा इंसान जो सच्चा है, फेथफुल है, लॉयल है, वफादार है, राइट? तो परफिडियस का सिनोनिम हो गया ट्रेचरस। नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। हॉब्सन्स चॉइस, इस इडियम का मीनिंग आपको चूज करना है। हॉब्सन्स चॉइस, अ डिलेमा बिटवीन टू इविल्स, अ फ्री एंड फेयर डिसीजन, नो रियल चॉइस एट ऑल, या फिर अ सिलेक्शन मेड अंडर ड्यूरेस। क्या होगा? हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक ऐसी चॉइस जिसमें सच में आपको कोई चॉइस दी नहीं गई है। मतलब आपके पास कोई खास रास्ता नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो नो रियल चॉइस एट ऑल इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है, सेम वर्ड परफिडियस। और परफिडियस का मतलब मैंने आपको बताया, कोई ऐसी चीज जो, कोई ऐसा इंसान जो धोखेबाज है, डिसीटफुल है, ट्रेचरस है, ट्रेटरस है, राइट? ऑप्शंस देखो, बिट्रेइंग, धोखा देने वाला, फेथलेस, लॉयल या ट्रेचरस। क्या होगा? एंटोनिम चूज करना है ना। एंटोनिम चूज करना है, द वर्ड इज लॉयल, वफादार, लॉयल। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जिसकी स्पेलिंग गलत है उसे चूज करना है। वाइसरीन, फ्लॉक्सीनोसी, नहिलिबिलिफिकेशन। आपने सुना है ये? ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जिन लोगों ने एसएससी का पेपर सेट किया है वो शशि थरूर की वीडियो से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, या दिन भर रील चलाते हैं और उनको शशि थरूर की कोई वीडियो दिख गई है और वो बहुत ज्यादा एकदम इंस्पायर हो गए और उन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया। और ऊपर से मीनिंग नहीं पूछा है, इन्होंने स्पेलिंग बताने को बोला है। इनसे एक पेपर नहीं हो रहा सही से। एसएससी का आपने सुना, एसएससी के पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, बच्चे परेशान है, सेंटर्स पे जाके लीक हो रहे हैं पेपर्स। इनसे एक पेपर हैंडल नहीं हो रहा है। ये देश कैसे हैंडल करेगा ये सिस्टम? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। वाइसरीन क्या होता है? वाइसरीन, जो आपने सुना है वाइस रॉय, उनकी वाइफ को कहते हैं वाइसरीन, एंड द स्पेलिंग इज करेक्ट। फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन, इफ यू हैवंट हर्ड दिस वर्ड। इस बार तो लग रहा है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कुछ भी पूछा है इन्होंने। फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन, डू यू, आपको, आपने सुना है ये वर्ड पहले, या आपको इसका स्पेलिंग पहले से पता है? स्पेलिंग इसकी ठीक है। फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन का मतलब होता है, कुछ लोग तो इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बेकार ठहराते हैं, ठीक है, किसी चीज को वर्थलेस ठहराने की जो आदत होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन। ठीक है, डिफेंस्ट्रेट, किसी चीज को आप खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेंस्ट्रेट। क्विंटीसेंस, इसकी स्पेलिंग गलत है, देखो। क्विंटीसेंस की स्पेलिंग होती है QUINTESSENCE। ठीक है, किसी चीज का मूल तत्व होता है ना, उसको कहते हैं क्विंटीसेंस। आपने सुना होगा क्विंटीसेंशियल एलिमेंट ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का बहुत मूल तत्व, क्विंटीसेंस। ठीक है,
नाउ यहां भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है ऑफ अ CSF शंट प्रोसीजर। CSF शंट प्रोसीजर क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। और ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, सुना है कहीं, पढ़ा है? ये एक न्यूरो सर्जिकल डिवाइस है। न्यूरो सर्जिकल डिवाइस है, उसकी स्पेलिंग दी हुई है। ठीक है, आपके हेड में कहीं पे फ्लूइड जहां पे जम जाता है, उस फ्लूइड को निकालने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस डिवाइस का यहाँ पे स्पेलिंग दे दिया गया है। कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे छोड़ो कितने टीचर्स जानते हैं इस वर्ड को, आप बताइए पहले से। इट्स लाइक दे आर प्लेइंग विथ योर फ्यूचर। ये जो SSC बोर्ड कर क्या रही है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल। पेरिटोनियल, दिस इज द स्पेलिंग, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल। अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, वेंट्रिक्यूलो, ये नहीं है, ventriculum, this is also wrong, ventriculoperitoneal, no, this is the right answer, ventriculoperitoneal, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये क्या है, एक न्यूरोसर्जिकल डिवाइस है। ओके, चलिए, चूज द करेक्ट one word substitute, an official reprimand or strong criticism। क्या होगा, what is the right answer? reprimand का मतलब क्या होता है? reprimand, what does it mean? किसी चीज की निंदा करना, उसको reprimand करना, disapprove करना। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है accusation, किसी को आरोप लगाना, accuse करना, that is called accusation। तो ये तो आपका आंसर नहीं है। इंडिक्टमेंट क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर ऑफ एक्यूजेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंडिक्टमेंट, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। डिनंसिएशन, किसी चीज को पब्लिकली, किसी चीज को कंडेम करना, पब्लिक निंदा करना उसकी। ठीक है, या फिर सेंसर, सेंसर का मतलब ही होता है किसी चीज को आप निंदा कर रहे हैं। तो रेप्रिमांड हो गया या स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। डिनंसिएशन का मतलब होता है कि आप उसको कंडेम कर रहे हैं पब्लिकली, पब्लिक कंडेमनेशन। ठीक है, तो सेंसर इसका सही आंसर हो जाता है। एन ऑफिशियल रेप्रिमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, सेंसर। ओके, select the correct option. The startup scaled so rapidly that its infrastructure could dash keep pace। क्या होगा, barely, merely, scarcely, all but। What is the right answer? Startup scaled so rapidly, इतनी तेजी से बढ़ा, that its infrastructure could barely keep pace। barely हो जाएगा, क्यों, बहुत ही स्ट्रगल करके। barely का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि नहीं कर पा रहा था, बहुत ही मुश्किल से हुआ। ठीक है, could barely keep up, नहीं हो पा रहा था, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, merely हम कब यूज करते हैं, merely जब कोई एक्शन बहुत कम हो रहा है, बहुत लेस, कम मात्रा में हो रहा है, देयर इज वेरी मिनिमम एक्शन। ठीक है, वन सेकेंड, अगर मिनिमम एक्शन हो रहा है, स्कार्सली कोई चीज बहुत कम है, कम मात्रा में है। ठीक है, तो हम बोलते हैं स्कार्सली। ऑल बट यानी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वन सेकेंड, हाँ, ऑलमोस्ट। ठीक है,
इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख दूं, मिनिमम एक्शन जहां पे होता है, ठीक है, जहां पे मिनिमम एक्शन होता है वहां पे मियरली कहते हैं। बेरली यानी बहुत ही स्ट्रगल से हो रहा है, नहीं हो रहा कोई चीज, नॉट क्वाइट कहते हैं ना, नॉट क्वाइट, ठीक है। So the right answer is option A. The startup scaled so rapidly that its infrastructure could barely keep pace. Okay. Now, next is rare. Rare though the phenomenon is, it can occur dash prolonged drought condition. क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखो, towards, amid, among, under. देखो, टूवर्ड्स अगर किसी डायरेक्शन में बात हो रही है तो आप टूवर्ड्स लगाते हैं। अमिड मतलब किसी चीज के सराउंडिंग में है, किसी चीज के इर्द गिर्द है। अमंग अगर किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है कि ग्रुप का एक हिस्सा है, ग्रुप का एक पार्ट है, तो आप अमंग लगाएंगे। राइट आंसर आपका अंडर हो जाता है। रेयर दो द फिनोमिना इज, इट कैन अकर अंडर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। व्हाई अंडर? क्योंकि जब कंडीशन के बारे में बात हो रही है या सिचुएशन के बारे में बात होती है, कंडीशंस या फिर सिचुएशंस, तो हम अंडर यूज करते हैं। अमंग कब यूज करते हैं? जब आप किसी ग्रुप का एक पार्ट है या कोई ऐसी चीज जो किसी ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है। अमिड किसी चीज से सराउंडेड हो तब, ठीक है, घिरी हुई हो, इर्द गिर्द हो। टुवर्ड्स डायरेक्शन में अगर बात हो रही है तो हम टुवर्ड्स लगाते हैं। तो राइट आंसर इज अंडर। ओके, नाउ while the proposal appeared pragmatic, pragmatic का मतलब क्या होता है? कमेंट्स में बताना, मैंने काफी बार अपनी वीडियो में बताया है। pragmatic, while the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved dash complicated than expected. Less, more, much, rather. क्या होगा? What is the right answer? While the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved dash complicated than expected. क्या होगा? More complicated, comparative degree है, than लगा है, right? Than के साथ हम more का use करते हैं। More complicated than expected, ठीक है? So this becomes your right answer, option B, है ना? चलिए, error find करना है आपको। That the report failed to address the root causes of the community unrest were surprising, given the exhaustive data compiled over several months. अब इसे कैसे पढ़ते हो आप? बहुत लोग डाटा बोलते हैं, but it's data, data, okay? चलो, that the report failed to address the root causes of the community unrest were, अब यहाँ पे देखो, the root causes of the community unrest were surprising. एरर कहाँ पे है? एरर है आपका ऑप्शन बी में। देखो, रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस the root causes of the community unrest was surprising, ठीक है। were के जगह यहाँ पे was लगेगा। given the exhaustive data compiled over several months. Why? Because यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ये सिंगुलर है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है then the verb is also singular, है ना? That the report failed to address the root causes of the community unrest was surprising given the exhaustive data compiled over several months. Now, what renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of fiscal powers per se, but that it presumes, without empirical substantiation, a fiscal equivalence among states whose developmental baselines are incommensurable by any
any normative metric. टफ लग रहा है आपको ये? How many of you can genuinely solve this? बताना. ज्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं है, पैरेललिज्म का एरर है, बट बिकॉज इतने सारे भारी शब्द यूज किए हैं, जो स्टूडेंट है गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड, है ना? बट आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर पे जरूर ध्यान दें, ठीक है? What renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of fiscal powers per se, but its presumption होना चाहिए था. Presumption, है ना? Presumption क्यों होना चाहिए था? Why? देखो यहाँ पे, its proposed realignment, इसका realignment, ये noun है, noun है ना? और पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता है, so that it presumes नहीं होना चाहिए. दिस इज अ वर्ब, वर्ब के जगह हमें नाउन यूज करना है, ठीक है? और इसको अगर नाउन में कन्वर्ट करना है तो प्रिजम्पशन हो जाएगा. प्रिजम्पशन नाउन है आपका, ठीक है? प्रिज्यूम्स की जगह प्रिजम्पशन होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इट्स रीअलाइनमेंट के बारे में बात हो रही है, इसका रीअलाइनमेंट, तो इसका प्रिजम्पशन. ओके, नाउन नाउन होना चाहिए पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग. तो एरर कहाँ पे है आपका? एरर है ऑप्शन बी. ओके, नाउ they have been neglecting maintenance of the archives for years. क्या करना है आपको? इसको पैसिव में चेंज करना है, राइट? They have been neglecting maintenance of the archives for years. तो ये maintenance of archives पहले आ जाएगा, राइट? तो maintenance of the archives has been being neglected by them for years. ठीक है? राइट आंसर क्या है? देखो, maintenance of the archives had been, this is your wrong answer. Maintenance of the archives was being नहीं, maintenance of the archives has been being neglected by them for years. This is your right answer. Option D में देखो, maintenance of the archives has been being, same टाइपिंग एरर है, ये दोनों ऑप्शंस आपके सेम हो गए, ठीक है? तो ये दोनों सही हो गए. Now the choir began the introit at the priest's signal. Introit का मतलब क्या होता है? कोई म्यूजिक होता है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, रिलीजियस म्यूजिक, ठीक है? उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है या स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोइट, ठीक है? इंट्रोइट बोलते हैं इसको. ऑप्शंस देखिए, द चाइल्ड sang the introit during the intermission. The introit was replaced by an organ improvisation. The missal included Latin text for the introit. Therefore, the cantor rehearsed the Sunday introit. ये किसी भी तरीके से ना चाह रहे हैं कि आपके कुछ मार्क्स जरूर छूटे, ठीक है? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन नहीं है. वाई मैं आपको बताऊंगी. इंट्रोइट का मतलब ही होता है किसी रिलीजियस म्यूजिक का स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है? इसका अगर आप होमोनिम देख रहे हैं तो इस सारे ऑप्शंस में इसका होमोनिम कहीं भी नहीं है. हाँ, जबरदस्ती अगर आंसर निकालना है तो वो निकाला जा सकता है, ठीक है? लेकिन इंट्रोय का जब मीनिंग ही है कि किसी रिलीजियस म्यूजिक का फर्स्ट कुछ स्टार्टिंग का कुछ पार्ट, उसको हम इंट्रोइट बोलते हैं, ठीक है? तो क्वायर है, क्वायर रिलीजियस बात हो रही है तो हम समझ सकते हैं. अब यहाँ पे देखो, चाइल्ड sang the introit during the intermission. यहाँ पे कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई इवेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो इंट्रोय है ये आपका रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? पर इसको मैं तो सही नहीं मानूंगी. आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. बाकी ऑप्शन अगर देखो आप, द इंट्रोय वाज रिप्लेस्ड बाय ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन. यहाँ पे एक रिलीजियस इंट्रोय के बारे में बात हो रही है. वाई ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन? ये आप जो चर्च वगैरह में होता है उसके बारे में बात हो रही है. सिमिलरली यहाँ मिसिल है और यहाँ कैंटर है. ये सारे आपके
कैथोलिक रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो रिलीजियस इंट्रोइट के बारे में बात हो रही है ना। यानी रिलीजियस जो आपके वेलकम सॉन्ग होता है या भक्ति गीत जिसको आप हिंदी में कह सकते हो, उसका कुछ स्टार्टिंग पार्ट उसको कहते हैं इंट्रोइट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आंसर ये है, पर इसको होमोनिम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना, सिमिलर मीनिंग है इनकी। होमोनिम का मतलब क्या होता है कि मीनिंग डिफरेंट होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो जाता है और कई बार स्पेलिंग भी सिमिलर हो जाता है, राइट। मीनिंग डिफरेंट होता है, पर यहाँ मीनिंग डिफरेंट है ही नहीं। यहाँ भी इंट्रॉय एक सॉन्ग का पार्ट है, यहाँ भी इंट्रॉय सॉन्ग का पार्ट है, यहाँ भी सॉन्ग का पार्ट है, और यहाँ भी सॉन्ग का पार्ट है, और यहाँ भी सॉन्ग का पार्ट है। तो इसको होमोनिम हम कैसे मान लें? दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, अगर जबरदस्ती आपको इसमें आंसर लाना ही है तो ये देख लो, ये तीनों रिलीजियस है, ये भी रिलीजियस है, और ये रिलीजियस नहीं लग रहा है, ठीक है। आई डोंट नो इस तरीके से कैसे पेपर सेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इनसे एक एक एग्जाम इनसे सही से नहीं हो रहा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It was being suggested by multiple sources that the operation had compromised internally. इसको क्या करना है आपको? Active voice में change करना है ना? It was being suggested by multiple sources that the operation had compromised internally. Multiple sources suggested the operation was compromised internally. The operation was compromised. ये तो नहीं होगा. This is also wrong. The sources were struggling. ये भी नहीं है. ये भी नहीं है. Why? Multiple sources को हम पहले लाएंगे. तो multiple sources suggested the operation was compromised internally. This is your right answer. ठीक है? Now, while education and wisdom are often conflated in colloquial discourse, a discerning mind perceives a fundamental divergence between the two. Education is the formal acquisition of knowledge, often measured through degrees, academic accolades, and proficiency in structured disciplines. It is delivered through systematic curricula, institutionalized assessment, and theoretical frameworks. However, wisdom transcends this rigidity. It is the judicious application of knowledge to real-life contexts enriched by experience, introspection, and emotional intelligence. An individual may be extensively educated yet remain bereft of wisdom if they lack discernment to apply their learning ethically and effectively. Conversely, many wise individuals, farmers, artisans, elders, may not possess formal education, but their decisions exhibit prudence and sagacity cultivated through lived realities. Thus, education equips the mid, but wisdom enriches the soul. ये माइंड होना चाहिए था, ठीक है। Education equips the mind, but wisdom enriches the soul. In an era dominated by information overload and algorithmic thinking, the schism between the two has widened. Educational institutions often prioritize rote memorization and standardized testing over critical thinking and moral reasoning. Consequently, society produces individuals proficient in problem solving but deficient in decision making. That requires empathy, patience, or foresight. Wisdom, being innately human, cannot be downloaded or fast tracked. It is earned through trial, failure, reflection, and a nuanced understanding of human nature. Furthermore, while education is temporarily bounded,
ending with formal schooling or academic milestones, wisdom is a lifelong pursuit. It does not boast certificates but manifests in humility, ethical consistency, and the ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lies not merely in knowing what is right, but in consistently choosing to do it, especially when it is inconvenient. ठीक है? According to the passage, how is wisdom primarily acquired? पैसेज के अकॉर्डिंग विजडम कैसे अक्वायर किया जाता है? मेन तरीका क्या है विजडम पाने का? व्हाट डू यू थिंक? इस पूरे पैसेज में हमने क्या देखा? इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एजुकेशन एक स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, जबकि जो हमारे फार्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत ज्यादा विजडम है, बिना पढ़े लिखे भी वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत चीजों की उनको समझ होती है, विजडम होता है, राइट? तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विजडम कैसे अक्वायर किया जाता है, मेन तरीका क्या है विजडम अक्वायर करने का? ऑप्शन देखो, थ्रू टेक्स्ट बुक, थ्रू इमोशनल डिटैचमेंट, थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, या फिर थ्रू एल्गोरिथमिक थिंकिंग। क्या आंसर होना चाहिए? सही आंसर क्या है आपका? थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन के साथ, है ना? यहाँ देखो, formal acquisition of knowledge is measured through formal, देखो फॉर्मल नॉलेज मेजर किया जाता है डिग्री, एकेडमिक्स, अकोलिसिस या प्रोफिशिएंसी, आपको डिसिप्लिन में कितनी ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं आप, उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन विजडम ट्रांसेंड्स दिस रिजिडिटी। इसको आप कैसे रियल लाइफ कंटेक्स्ट में अप्लाई करते हैं? एक्सपीरियंस से इनरिच्ड होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिविजुअल मे बी एक्सटेंसिवली एजुकेटेड येट रिमेन बेयरर्स ऑफ विजडम if they lack discernment to apply their learning ethically and effectively. तो राइट आंसर क्या है? एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन के थ्रू, है ना? विजडम हम कैसे पा सकते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, कैसे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही होता है रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, एक्सपीरियंस। सो दिस इज योर आंसर, है ना? यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट, सेम पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर बाय विजडम इनरिचेस द सोल मीन? यहां से एक वर्ड गायब है। व्हाट डज द ऑथर मीन by wisdom enriches the soul? It enhances academic success. सेम ऑप्शंस यहाँ दो जगह किए हुए हैं, टाइपिंग में बहुत एरर है इस बार, दिस इज रॉन्ग। इट फॉस्टर्स डीपर मॉरल इंसाइट, या फिर इट शार्पन्स मैथमेटिकल स्किल्स। ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इट फॉस्टर्स डीपर मॉरल इंसाइट, है ना? आपको मॉरली कैसा होना चाहिए ये विजडम बताता है। विजडम इनरिचेस द सोल, विजडम आपकी सोल को इनरिच करता है। इसका मतलब क्या है? कि एक मॉरल आपको सिखाता है, राइट? Who, according to the author, can be wise despite lacking formal education? ऑथर के अकॉर्डिंग फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद वो काफी ज्यादा वाइज हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके पास विजडम है। कौन है ऐसे लोग? ऑप्शन देखो, साइंटिस्ट, स्कूल चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड आर्टिजन्स, या फिर टेक्नोक्रेट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, है ना? देखो यहाँ पे, farmers, artisans, elders may not possess formal education, but their decision exhibit prudence and sagacity cultivated through lived realities. तो ये बोला जा रहा है कि उनमें काफी ज्यादा विजडम है, ठीक है?
जो फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, एल्डर्स हैं, इनमें काफी ज्यादा विजडम है, इवन दो दे डोंट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन. एजुकेशन इक्विप्स द माइंड. एजुकेशन से आपका दिमाग इक्विप होता है, ठीक है, दिमाग तेज होता है. बट विजडम एनरिचेस द सोल. यहाँ पे आपका पीछे वाला क्वेश्चन है, विजडम एनरिचेस द सोल. इससे क्या मतलब है कि आपको एक विजडम मिल रहा है, आपको मॉरल कैसा होना चाहिए, वैल्यूज मिल रहे हैं, राइट. एंड दिस, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज. इस पूरे पैसेज में मेन थीम क्या है, क्या किस चीज का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. कॉन्ट्रास्ट यानी किन दो ऑपोजिट चीजों को अपने क्लैश करते हुए दिखाया गया है, किन दो ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन दिखाया गया है. ऑप्शन देखो, एजुकेशन या करियर, इंटेलिजेंस वर्सेस मेमोरी, रीडिंग वर्सेस राइटिंग, या फिर फॉर्मल लर्निंग वर्सेस अप्लाइड विजडम. तो राइट आंसर यही हो जाता है, राइट. फॉर्मल लर्निंग, आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हुई है, फॉर्मल लर्निंग के बारे में बात हुई है, कैसे डिग्रीज आपको और जो एजुकेशन है वो आपके माइंड को इक्विप करता है. और अप्लाइड विजडम, अप्लाइड विजडम का मतलब क्या है कि जो आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, उससे जो आपको सीखने मिलता है, जो आपको विजडम मिलती है, राइट, जो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उसके बारे में बात हुई है. तो फॉर्मल लर्निंग वर्सेस अप्लाइड विजडम इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, according to the author, why has the gap between education and wisdom widened in recent time. अभी के कुछ समय में, recent times में, according to the author, आपका एजुकेशन और विजडम में जो गैप है वो बढ़ा क्यों है, क्यों बढ़ा है, व्हाट इज द रीजन. ऑप्शंस देखिए, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड, because of rote learning and algorithmic methods, या फिर because people stop learning after school. यहाँ पे देखो आप, the schism between the two has widened. जो गैप है वो बढ़ गया है. why? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपके, वो प्रायोरिटाइज करते हैं रोट मेमोराइजेशन को, रट्टा मारना, बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन, एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग. ये दो बार कॉपी हो गया है. हाँ, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल रीजनिंग. क्यों? क्योंकि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, और इसमें रोट मेमोराइजेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल रीजनिंग. ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर ऑप्शन सी, because of rote learning and algorithmic methods. Now, she has the reputation. Now, she has the reputation to be a kind woman. Options देखो, आपको क्या करना है, इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है. ठीक है, to have kindness, of being a kind woman, of being the kind woman, या फिर to be kind hearted. क्या होगा? She has the reputation of being a kind woman. ठीक है, so right answer is option B. She has the reputation of being a kind woman. The doctor advised him to avoid eating sweets and doing exercise regularly. आपको इसे substitute करना है, replace करना है. The doctor advised him to avoid eating sweets and doing exercise regularly. So the doctor advised him to avoid sweets. हम ऐसे कह सकते हैं, to avoid sweets या फिर avoid eating sweets and to exercise regularly. Right answer क्या हो जाता है? Right answer आपका ऑप्शन C हो जाता है, right? The doctor advised him to avoid eating sweets and
टू डू, सॉरी डू नहीं, टू एक्सरसाइज रेगुलरली। डू यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग को लगाना है? डूइंग एक्सरसाइज डजंट साउंड राइट, ठीक है? टू डू एक्सरसाइज भी नहीं होता है, ठीक है? एक्सरसाइजिंग इज ऑलरेडी अ टास्क, ठीक है? तो यहाँ पे डू लगाने की जरूरत आपको नहीं है। टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। चलिए, ओके। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड मी how you done your homework? Have you done your homework? Sorry. He asked me, have you done your homework? Options देखिए. He asked me if I done my homework. He asked me, have I done my homework? He asked me whether I have done my homework. He asked me whether I had done my homework. क्या होगा? Right answer is he asked me if I, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 1 सेकेंड। इसे हम कैसे लिखेंगे? ही asked me if I had done my homework. Okay, this is the right answer. Options में यहाँ पे देखो, ask me whether ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे had missing है, देखो। He asked me if I had done my homework. इस ऑप्शन में had missing है। There must be a typing error, ठीक है? He asked me if I had done my homework. Now, he said that he would join the meeting after lunch. क्या होना चाहिए? इसको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में? I will join the meeting after lunch. He said, this is the right answer. He said that he would join the meeting after lunch. तो इसे हम will में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? और I will join the meeting हो जाएगा. I will join the meeting after lunch, he said. Okay? Now, जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे हमें रीअरेंज करना है। यहाँ पे देखो, मीडिया स्ट्रैटेजी वाज फ्रेम्ड, डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड, यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड, एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर। ऑप्शंस देखते हैं, 3, 2 या 4। तो 1 हमें पता है कि नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए 2 को, डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड, ठीक है? सबसे पहले 2 यहाँ पे है। डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। ये उल्टा जा रहा है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। दिस इज नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस। डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, दिस इज नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस। तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है। एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। दोनों शुरू हो रहे हैं 3 से। यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूजर इंटरैक्शन को कलेक्ट किया गया, ठीक है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। नाउ, एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, या फिर डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड। क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो 3 है, उसके बाद 1 है, और यहाँ पे 3 के बाद 2 है। यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रैटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स। ये सही नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया, और बचा आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ऑप्शन ए। अब इसे अगर सही एक स्ट्रक्चर में लगा के देखा जाए तो, यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, ठीक है? एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, एनालिस्ट ने यूजर को एज और बिहेवियर के अकॉर्डिंग बांट दिया, सेगमेंट कर दिया। मीडिया स्ट्रैटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स,
और आउटरीच रिसर्च के बेसिस पे मीडिया स्ट्रैटेजी को फ्रेम कर दिया गया। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए, बिकॉज दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, चलो। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये भी आपके पैराजम्बल्स हैं। Research is a foundational pillar. Okay, this can be either theoretical, aiming to expand knowledge. The findings of this investigation are be documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शंस में एक में टू से स्टार्टिंग हो रही है, एक में 1 से, एक में 4 से, एक में 3 से, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तो काम नहीं आएगा। अब आप अगर इसे देखें तो द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, विच इन्वेस्टिगेशन वी डोंट नो, है ना, तो ये इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 4 से अगर कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो वो आपका राइट आंसर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, ये कट गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, दिस कैन बी ईदर थियोरेटिकल, एमिंग टू एक्सपैंड नॉलेज, ये भी आपका इंट्रोडक्टरी नहीं है ना, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब अगर 1 को देखा जाए, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है, किसके बारे में बात हो रही है, वी डोंट नो, दिस इज नॉट एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। लास्ट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन ए, विच बिकम्स योर राइट आंसर। अगर इसे देखा जाए तो रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्रेस, it is a process that involves the systematic and objective investigation of a subject to discover new facts or to confirm existing ones. ठीक है, this can be either theoretical, aiming to expand knowledge, or applied, seeking to solve a practical problem. The findings of this investigation are documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility. The findings of this investigation are documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility. Okay, तो ये सही है, आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Select the most appropriate synonym of the given word juvenile. Juvenile का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बच्चों से रिलेटेड है, juvenile. ओके, ऑप्शंस देखो, अडल्ट, वाइज, चाइल्डिश और मैच्योर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, चाइल्डिश। आपको अगर जुवेनाइल का मतलब पहले से नहीं पता है तो आप इधर देखिए, अडल्ट, वाइज एंड मैच्योर, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। अडल्ट, वाइज, मैच्योर, ये सारी चीजें रिलेटेड है, और यहाँ पे ऑड वन आउट चाइल्डिश हो गया, राइट, तो चाइल्डिश आपका राइट आंसर हो जाता है। इस तरीके से भी आप आंसर क्या है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जुवेनाइल का मतलब चाइल्डिश। ओके, नाउ bury the hatchet, इस idiom का मीनिंग आपको चूज करना है। The idiom is bury the hatchet. Hatchet क्या होता है, एक तरीके का हथियार है, वेपन है। ठीक है, इट इज अ वेपन, bury the hatchet। तो बरी करना, किसी वेपन को दफना देना, इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, इट इज अ पीस अग्रीमेंट। ठीक है, शांति का अग्रीमेंट है, इट इज अ पीस अग्रीमेंट। तो ऑप्शन देखो, टू रिकनसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट, टू डीपेन हॉस्टिलिटी, टू रन अवे, टू फॉरगेट समवन्स नेम। राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है टू रिकनसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। किसी मतभेद के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, झगड़े के बाद जब आप मिल जाते हैं, रिकनसाइल कर जाते हैं, तो हम इस इडियम का यूज करते हैं, बरी द हैचेट। ओके, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पीस अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ select the most appropriate antonym. The word is extirpate. Extirpate का मतलब क्या होता है, extirpate, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, उसे हम कहते हैं to extirpate. Now ऑप्शन देखिए, exterminate, establish, uproot, eradicate. What is the right answer? Exterminate, establish, uproot, eradicate. इरेडिकेट का मतलब भी होता है किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, अपरूट का मतलब भी होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। एक्सटर्मिनेट तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा,
टर्माइट जो दीमक होती है ना, उसको अगर खत्म करना है, उसे मारना है, तो टर्माइट एक्सटर्मिनेटर हम लाते हैं, राइट। तो ये सारे वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, तो वो एक्सटर्पेट का सिनोनिमस हो गया। और हमें क्या करना है? एंटोनिम चूज करना है। योर राइट आंसर इज स्टैब्लिश। ठीक है, स्टैब्लिश करना, किसी चीज को सेटअप करना। और एक्सटर्मिनेट, अपरूट, इरेडिकेट, इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है। नाउ मिस स्पेल्ड वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। देखो, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज नॉट योर आंसर। इनडिस्पेंसिबल, इन दिस, वन सेकेंड, इन डिस्पेंसिबल, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ इनडिस्पेंसिबल। ठीक है। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? व्हाट इज दिस कॉल्ड? रॉन्डेवूज। ठीक है, रॉन्डेवू, इसका मतलब होता है कोई अग्रीड टाइम जिस पे आप कोई मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे आप मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं रॉन्डेवू। कैमोफ्लाज, किसी चीज को छुपाना, कैमोफ्लाज करना, हाइड करना। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है। एम्बैरेसमेंट का मतलब हमें पहले से पता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। वाई? क्योंकि इसकी स्पेलिंग में एरर है। यहाँ पे देखिए, इन डिस्पेंसिबल, ए होता है यहाँ पे, आई नहीं। ओके। नाउ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अर्ली फिल्म बेस्ड कंपाउंड। एक फिल्म बेस्ड कंपाउंड है विच इज कॉल्ड नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, उसकी स्पेलिंग आपको चूज करनी है। फिल्म बेस्ड कंपाउंड है ये। ठीक है, नाइट्रो सेल्यूलोज, दिस इज द स्पेलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोसेल्यूलोज, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल एल है। नाइट्रा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाइट्रोसेल्यूलोज, दिस इज योर राइट आंसर। हाँ, ये भी गलत है, यहाँ पे डबल एल होना चाहिए था। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है। A person who eats excessively or greedily, one word substitution का क्वेश्चन है ये आपका। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा खाता है और बहुत ही भूखे तरीके से खाता है, बहुत ही ग्रीडी तरीके से, लालची तरीके से। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देखो, ग्लटन, गोमे, एपिक्योर, साइबराइट। व्हाट इज योर राइट आंसर? ग्लटन का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही एक्सेसिवली, बहुत ही ग्रीडी तरीके से खाना खा रहा है, बहुत ही अजीब तरीके से खा रहा है, तो उसको हम ग्लटन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। गोरमे का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो कॉनसॉर है, ठीक है, या फिर एक्सपर्ट है फाइन डाइनिंग का, उसे हम कहते हैं गोरमे। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो फाइन डाइन इंजॉय करता है, उसे पसंद है फाइन डाइनिंग, उसे हम कहते हैं एपिक्योर। साइबराइट, कोई ऐसा इंसान जो लग्जरी में बहुत खर्च करता है, बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता है, उसे प्लेजर से बहुत ज्यादा प्यार है, लग्जरी से बहुत ज्यादा प्यार है, उसे हम कहते हैं साइबराइट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ग्लटन। नाउ excuse me, next question. The finance minister's statement was laden with caveats. None of dash were explained. Caveats का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए, the finance minister's statement was laden with caveats. Caveats का मतलब होता है warnings, ठीक है, या फिर conditions। ठीक है, या तो वार्निंग्स या फिर कंडीशंस। कवीज, नन ऑफ डैश वर एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दैट, देम, विच, हुम हम तो किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, दैट और देम भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? विच। क्यों? क्योंकि कवीज, कवीज का मतलब क्या हुआ? वार्निंग, कंडीशन, नाउन है, तो नन ऑफ विच
were explained. ठीक है, so this is your right answer. चलिए, the philosopher's stance was diametrically dashed to the prevailing orthodoxy. What is the right answer? ऑप्शन देखो, adverse, averse, converse, opposed. adverse का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, प्रॉब्लमैटिक है, हार्मफुल है, ठीक है। अवर्स का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, नापसंद करना, हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग, तो हम वहां पे अवर्स का यूज करते हैं। कन्वर्स मतलब किसी चीज को रिवर्स कर देना, ऑपोजिट कर देना, ठीक है, रिवर्स। और नेक्स्ट इज अपोज्ड। अपोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, है ना। ऑप्शंस देखिए, सॉरी क्वेश्चन देखो आप, द फिलोसफर्स स्टांस वाज डायमेट्रिकली डैश। तो डायमेट्रिकली का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली, है ना, या फिर कंप्लीटली। और इसके साथ हम अपोज्ड का यूज करते हैं। द फिलोसफर्स स्टांस वाज डायमेट्रिकली अपोज्ड, यानी कि फिलोसफर का जो स्टांस था, उसका जो ओपिनियन था, वो डायरेक्टली या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट था टू द प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, कि अभी जो प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी है उससे पूरा ही ऑपोजिट उसका स्टांस था। तो दिस इज योर राइट आंसर। चलिए, नो सूनर डैश द फाइंडिंग्स published than critics began questioning their legitimacy. What is your right answer? Option देखो, was, had, were या have. Was, had, were और have. तो no sooner के साथ हम क्या लगाते हैं? No sooner के साथ हम past perfect में लगाएंगे, had लगाएंगे, ठीक है। was नहीं होगा, were नहीं होगा, have नहीं होगा। No sooner had, no sooner had the findings published, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो no sooner had the findings published than critics began questioning their legitimacy. Now, the policy aims to neither penalize first time offenders nor those who may have violated norms due to systematic ambiguity rather than deliberate intent. यहाँ पे आपको error detect करना है। The policy aims to neither penalize first-time offenders nor those who may have violated norms due to systematic ambiguity rather than deliberate intent. Error कहाँ है? देखिए आप. Where is the error? What do you think? The policy aims to neither penalize. अब देखो error जो है आपका, ये option 1 में है. क्यों? यहाँ पे देखो, neither और nor. Parallelism का error है आपका ये. पैरेललिज्म का एरर है। द पॉलिसी एम्स टू नीदर पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। क्या हो रही है बात यहाँ पे? नीदर के बाद यहाँ वर्ब लग रहा है, और यहाँ पे क्या है? नॉट दोज हु मे हैव वायलेटेड। यहाँ पे तो वर्ब नहीं है, बट पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग सेम स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द पॉलिसी एम्स टू पेनलाइज नीदर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। ना तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को पेनलाइज करती है, और ना ही उन्हें पेनलाइज करती है जो who may have violated norms, जो शायद, जिन्होंने शायद नॉर्म्स, जो रूल्स हैं, उसको वायलेट किया है, उल्लंघन किया है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 1। समझ पा रहे हैं आप क्यों है राइट आंसर आपका ऑप्शन 1? क्योंकि यहाँ पे पेनलाइज नीदर के पहले आना चाहिए। बात हो रही है कि पॉलिसी जो है उसका मेन एम क्या है? टू पेनलाइज करना नीदर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, ना ही वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को पेनलाइज कर रही है, नॉर दोज हु मे हैव वायलेटेड नॉर्म्स, ना ही उनको कर रही है जिन्होंने शायद नॉर्म्स यानी जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया है। ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर। It was not merely the fragmentation of administrative jurisdiction across sectors that disrupted cohesive governance, but the inertia embedded in overlapping regulatory mandates, which, though designed to safeguard institutional autonomy, ends up paralyzing
ends up paralyzing interdepartmental responsiveness altogether. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक पैटर्न हमें नजर में आ रहा है। पिछले जो हमने कुछ PYQ सॉल्व किया उसमें हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो एरर है ये आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है और पैरेललिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसमें पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, पास्ट में हम बात कर रहे हैं। इट वॉज नॉट मियरली द फ्रैगमेंटेशन ऑफ administrative jurisdiction across sectors that disrupted cohesive governance, but the inertia embedded in overlapping regulatory mandates, which, though designed to safeguard institutional autonomy, ended up, यहाँ ends up की जगह ended up होना चाहिए। यहाँ पे पूरी बात हम पास्ट में कर रहे हैं, but this यहाँ पे आपका एरर है, ended up होना चाहिए। एरर कहाँ पे है आपका? ऑप्शन 4 में है। दिस बिकम्स योर राइट आंसर। चलो, the committee had been debating complex amendments when the bell rang. पैसिव में चेंज करना है। The committee had been debating complex amendments when the bell rang. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? complex amendments आपके पहले आ जाएंगे। complex amendments had been being, क्योंकि यहाँ पे had been है तो हम लगाएंगे had been being debated by the committee when the bell rang. ठीक है, this will be your answer. ऑप्शंस देखो, complex amendments had been, ये तो गलत हो गया, this is your wrong answer. complex amendments had been being debated, ठीक है, had been being debated by the committee when the bell rang. This is your right answer, option B. ये आपका right answer है। ठीक है, complex amendments had be being, ये भी गलत है। complex amendments had debated, ये भी गलत है। right answer option B है आपका। complex amendments had been being debated by the committee when the bell rang. Now, homonym आपको चूज करना है highlighted word का। the word is pauldron. ठीक है, pauldron. The knight raised his pauldron before mounting. pauldron का यहाँ पे क्या मतलब है? ये एक आर्मर है। ठीक है, आर्मर है जो हम शोल्डर्स में पहनते थे पुराने समय में। ये शोल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता था। आर्मर यानी आप समझते हैं कवच, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो ये कवच का एक हिस्सा था जिसको हम शोल्डर्स पे पहनते थे अपने शोल्डर्स को बचाने के लिए, तो उसको हम कहते थे पॉल्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, द ब्लैकस्मिथ पॉलिश्ड द स्टील पॉल्ट्रॉन, सिमिलर मीनिंग है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। The art historian admired the engraved pauldron of the effigy. effigy क्या होता है? effigy पुतला कहते हैं। हम किसी चीज का पुतला बनाते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लाइफ साइज होते हैं। जैसे रावण का हम पुतला बनाते हैं तो उसको हम effigy कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? आर्ट हिस्टोरियन admired the engraved pauldron, ये भी सिमिलर है pauldron of the effigy, यानी वही जो कवच आप पहनते हैं शोल्डर पे। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। वाई? बिकॉज सिमिलर मीनिंग है। द बायोलॉजी स्टूडेंट डाइसेक्टेड द pauldron ऑफ द सी स्लग। यहाँ पे एल होना चाहिए था, एरर है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, नाउ द बायोलॉजी स्टूडेंट डाइसेक्टेड मतलब किसी चीज को आप काट के डाइसेक्ट करते हैं ना। द बायोलॉजी स्टूडेंट डाइसेक्टेड द pauldron ऑफ द सी स्लग, सी स्लग के pauldron को। ये एक बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। सी स्लग का कोई पार्ट होगा, बॉडी पार्ट होगा, है ना, तो ये एक बायोलॉजिकल टर्म हो गया। अब यहाँ पे मीनिंग बदल गई, राइट? यहाँ पे एक स्टील का एक आर्मर था और यहाँ पे एक बायोलॉजी का टर्म है, तो दिस बिकम्स योर राइट आंसर, है ना। द म्यूजियम डिस्प्लेड अ 15th सेंचुरी इटालियन pauldron, ये भी सिमिलर मीनिंग है, तो ये रॉन्ग हो जाता है आपका। राइट आंसर क्या है? इस pauldron का मतलब होता है कवच और इस pauldron का एक बायोलॉजिकल मीनिंग है, राइट, एक बायोलॉजिकल टर्म है।
A letter is written to the editor by the citizen every week. क्या करना है आपको? Active voice में change करना है. A letter is written to the editor by the citizen every week. तो हम इसे लिख सकते हैं the citizen writes a letter, है ना? ऑप्शन देखो. The editor writes a letter to the citizen. ये तो गलत हो गया क्योंकि editor लिख नहीं रहा है, ये तो बात ही गलत है. The citizen writes a letter to the editor every week. ठीक है, this is your right answer. The editor wrote a letter. This is wrong. The citizen has been writing letters. नहीं. A letter is written to the editor by the citizen every week. The citizen writes a letter to the editor every week. This is your right answer. Option B. ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है. पैसेज पढ़ते हैं. India's tryst with the Olympic Games began in 1900 when Norman Pitchford, a British Indian athlete, clinched 2 silver medals in athletics. However, it wasn't until 1928 Amsterdam Olympics that India emerged as a formidable force in hockey, winning its first team gold. What followed was a golden era where the Indian men's hockey team dominated the Olympic area with 8 gold medals between 1928 and 1980, an unmatched legacy. Despite this early excellence, India's Olympic journey has been riddled with inconsistencies. Post 1980, a conspicuous medal drought gripped the nation, exposing systematic inefficiencies, lack of infrastructure, inadequate training, and minimal grassroots scouting. Athletes often relied more on personal resilience than institutional support to achieve global recognition. The 21st century, however, was ushered in a phase of cautious optimism with the establishment of bodies like the Target Olympic Podium Scheme, TOPS, and increased corporate sponsorship. Indian athletes now enjoy improved access to international level coaching, nutrition, and psychological training. The medal tallies through, though modest, have been seen an upward trend, symbolized by Neeraj Chopra's historic gold in javelin at Tokyo 2020. What's most heartening is the diversification of sports. No longer confined to hockey and wrestling, India is now making strides in disciplines like badminton, shooting, boxing, and athletics. Equally noteworthy is the rising representation and success of Indian women athletes who have frequently been the torchbearers in recent Olympic outings. Yet, challenges remain. The transition from the potential to podium demands long-term investment, scientific sports management, and societal encouragement that transcends cricket-centric fandom. While India's Olympic identity is still evolving, the collective ambition is clearer than ever to transform from a participant nation into a sporting powerhouse. Okay? Questions देखिए. When did India first win an Olympic team gold medal? Options हैं 1900 Paris, 1936 Berlin, 1928 Amsterdam, 1948 London. Right answer क्या है आपका? 1928 Amsterdam. देखो यहाँ पे. See. It wasn't until the 1928 Amsterdam Olympics that India emerged as a formidable force in hockey, winning its first team gold. Okay? So this is your right answer. Now, what major issue plagued India's Olympic performance post 1980? Options देखिए. Limited fan interest, over dependence on cricket, systematic inefficiency in sport या फिर lack of global tournaments.
क्या होगा राइट आंसर? हाँ, मेजर इश्यूज क्या थे जो आपके ओलंपिक परफॉर्मेंस में आ रहे थे इंडिया के? क्या था? सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसी था स्पोर्ट्स में, है ना? सिस्टम में ही कुछ कमी थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, इंडियाज Olympic journey has been riddled with inconsistencies. Post 1980, conspicuous medal drought gripped the nation, exposing systematic inefficiencies, जिसमें था lack of infrastructure की कमी थी, ट्रेनिंग सही से नहीं हो रहे थे, है ना, ग्रास रूट स्काउटिंग मिनिमल था, राइट? सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है? Now, which initiative is mentioned as a game changer in recent Olympic preparation? Options देखो, मिशन खेल उड़ान, मिशन ओलंपिक गोल्ड हंट, फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। तो हमने देखा है कि इन सब में से सबसे ऊपर इसी का नाम है, राइट? इसका नाम हमने पैसेज में देखा है, ये तीनों पैसेज में मेंशन किए ही नहीं गए। देखिए, with the establishment of bodies like the target Olympic podium scheme tops and increased corporate sponsorship, Indian athletes now enjoy improved access to international level coaching, nutrition and psychological training. ठीक है? So your right answer is option D. चलिए, what recent trend is encouraging India's Olympic profile? Sorry. Options देखो, reduced investment in cricket, ये तो बात ही नहीं हुई। Domination in hockey again, no. Emergence of multiple sports and women athletes, yes. Decline of western dominance, नहीं। Right answer क्या है? Option C. बात यही हुई थी ना कि नीरज चोपड़ा also won javelin throw में टोक्यो 2020 में, नीरज चोपड़ा also won, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स आ रहे हैं। सी यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, diversification of sports. What is most heartening is the diversification of sports. No longer confined to hockey. Hockey में सिर्फ बंधे हुए नहीं थे, हॉकी और रेसलिंग में। India is now making stride in disciplines like badminton, shooting, boxing, and athletics. Now, equally noteworthy is the rising representation and success of Indian women athletes, right? Who have frequently been the torch bearers in recent Olympic outings. So this is your answer, है ना? देखो, इमर्जेंस ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स जो इमर्ज कर रहे थे, और विमेन एथलीट्स, ठीक है? व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट इंडियाज ओलंपिक एस्पिरेशन? ऑप्शंस देखिए, दे रिलाई इंटायरली ऑन फॉरेन कोचिंग पे इंटायरली रिलाई करते हैं, निर्भर है? नहीं, दिस इज नॉट योर आंसर। दे एम फॉर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन, ये बात तो नहीं हुई। They are growing but need sustained reforms. They are limited to traditional sport. तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से लिमिटेड तो नहीं है, बच गया ये। दिस इज योर आंसर। दे आर ग्रोइंग, है ना? बात क्या हो रही है? व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट इंडियाज ओलंपिक एस्पिरेशन? इस पैसेज में क्या इम्प्लाई किया गया है, क्या दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है इंडिया के ओलंपिक एस्पिरेशन के बारे में कि ये ग्रो तो कर रहा है, बट इसमें रिफॉर्म्स, चेंजेस, डेवलपमेंट्स, इन सब चीजों की जरूरत है ना? सो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हाईलाइटेड पार्ट ये है, had I known about the traffic I will leave early, would have left earlier, would leave early, had left earlier, या would left earlier? what is your right answer? अब यहाँ पे देखिए, had I known about the traffic, अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में पहले से पता होता, will को हम would में कन्वर्ट करेंगे, I would have left earlier, मैं पहले निकल गई होगी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। had I known about the traffic I would have left earlier. It is high time you must change your habits. This is your highlighted part, ठीक है? It is high time
You must change your habits. Options देखो, changed your habits, must have changed your habits, change your habit या will change the habit. What is your right answer? सही आंसर क्या है? It is high time you changed your habits. This is your right answer. Option A. ठीक है? Now, indirect speech में आपको convert करना है. He said, do it right now. He said, do it right now. Options हैं, he said, do it immediately. He told to do it now. He told me to do it at once. He told me to do it. He told me do it right now. अगर यहाँ to लगता तो हम सोच सकते थे ये आपका सही आंसर हो सकता था, बट यहाँ to मिसिंग है, राइट? तो ये तो आपका आंसर है ही नहीं. He told me do it right now. This is wrong. He said do it immediately. This is also wrong. He told to do it now. No. This is your right answer, option C. He told me to do it at once. Now, direct speech में convert करना है आपको. The professor remarked that students needed to submit their papers before Friday. Professor remarked that students needed to submit their papers before Friday. तो क्या होना चाहिए? इसको अगर हम direct में change कर रहे हैं तो students need to, है ना? Students need to submit their papers before Friday. Option देखो, students need to submit their papers before Friday. The professor remarked. ठीक है? Students needed to submit their papers before Friday. Said the professor नहीं, और यहाँ needed भी नहीं होगा, need होना चाहिए. ठीक है? क्योंकि हम direct speech के बारे में बात कर रहे हैं ना, like how it was said in the past, है ना? Submit your papers before Friday. The professor instructed. You were to submit. नहीं, ये भी नहीं होगा. Right answer option A हो जाता है. Students need to submit their papers before Friday. The professor remarked. Okay. Now, rearrange करना है. Parajumbles हैं ये आपके. Options देखो पहले. 2, 4, 3, 2. Sentences देखिए. This makes them ideal for task. तो ये आपका हो नहीं सकता first sentence. Why? Because it starts with this makes them. यह उनको बनाता है ideal, है ना? ये उनको ideal बनाता है, तो ये तो आपका first sentence होगा नहीं, और ये option में भी नहीं है. Option में क्या है? 2, 3 और 4. तो 4 को देखो, अगर देखा जाए तो instead of being given a set of rules, अब किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत क्या हम instead से कर सकते हैं? नहीं. ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन तो बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं होगा. तो ऑप्शन कौन से कट गए? ये वाला ऑप्शन कट गया आपका. नाउ अगर 3 का देखा जाए, द एल्गोरिथम इंप्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल आर्ट. इन दोनों में से कौन सा इंट्रोडक्टरी लाइन लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक? मशीन लर्निंग, राइट? ऑप्शन 2. मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that focuses on the creation of algorithms that can learn from data without explicit programming. तो ये ऑप्शन 2 आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है ना? ऑप्शन 2 आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है. तो ये दो ऑप्शंस आपके कट गए. अब देखिए, 2 के बाद या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा. मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस on the creation of algorithm that can learn from data without explicit programming. The algorithm improves its performance by analyzing vast amount of input data and identifying underlying patterns. या फिर ऑप्शन 4 जो यहाँ पे है, instead of being given a set of rules, a machine learning model is trained on examples. तो अगर आप देखें कि मशीन लर्निंग के बारे में बात हुई, और सेम मशीन लर्निंग के बारे में फिर हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, है ना? तो 2 के बाद आपका 4 आना चाहिए, राइट? इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ सेट ऑफ रूल्स, मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन एग्जांपल्स. किस तरीके से ट्रेंड है? अब यहाँ पे 3 में बताया गया है कि जो एल्गोरिथम है वो इंप्रूव करता है इसका परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा and identifying underlying patterns.
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैटर्न देखिए आप, ये आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए। तो दिस इज योर राइट आंसर 2 4 3 1। ओके, 2 4 3 एंड 1। सेम रीअरेंजिंग क्वेश्चन है आपका। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस, पहले ऑप्शंस देख लो आप, ऑप्शंस में ये सारे ही फर्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस वी डोंट नो, इंट्रोडक्टरी लाइन तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हम काट देते हैं। अगर ऑप्शन 3 देखो, दीज मेथड्स कैन रेंज, विच मेथड्स, ये भी इंट्रोडक्टरी नहीं है। दीज मेथड्स, कौन से मेथड्स के बारे में बात हो रही है हमें नहीं पता, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 4, furthermore, और तो और, furthermore it also helps to preserve food। तो furthermore से हम किसी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को तो शुरू नहीं करेंगे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट आंसर क्या बच जाता है आपका? ऑप्शन ए। और अगर इसे पढ़ के आप देखना चाहें तो, food processing is a series of methods used to transform raw ingredients into consumable products, ठीक है। These methods can range from, ठीक है, methods के बारे में बात हो रही है, फिर यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है कि these methods can range from simple actions like cutting and grinding to more complex procedures such as pasteurization and fermentation, ठीक है। Then comes 1. The primary purpose of this process, okay, is to ensure that the food we eat is safe and does not contain harmful bacteria or other contaminants, ठीक है। And then 4. Furthermore, it also helps to preserve food, extend its shelf life and enhance its nutritional value, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। कमेंट्स में बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।